आप सभी का नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ का यूनिट फर्स्ट है हमारा। कौन सा है? यूनिट फर्स्ट है। और इसमें हम आपको लगभग 160 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। 160 प्लस क्वेश्चन इसमें हम आपको करवाएंगे। और ये हमारे यूनिट फर्स्ट है। क्या यूनिट फर्स्ट है? पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। पहली यूनिट है जो हमारी शिक्षण आवृत्ति, उसके बारे में हम कराएंगे। शिक्षण अवधारणा के बाद इसमें फर्स्ट यूनिट में हम आपको पूरा इसमें करवाएंगे, 160 प्रश्न करवाएंगे। इसके बाद इसका हमारा सेकंड वीडियो भी आएगा। तो शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, अगर बुक की बात करें तो बुक का हमारा सोर्स है KBS मदान और अंशु बाला मदान की जो बुक है 7 एडिशन की, उसी से संबंधित हमारा एक कंटेंट है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? तो कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें तो आपको ए और बी यानी कि जो दोनों ऑप्शन हो उसमें लगाया जाता है, यानी अधिगम का प्रतिपादन और निर्देशन का प्रतिमान। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। अधिगम का क्या मतलब होता है? सीखना, कुछ ना कुछ सीखना। जैसे हम जब से जन्म लेते हैं और जब तक मृत्यु नहीं होती कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। पहले परिवार में सीखते हैं, जैसे जन्म लेते हैं तो हमें बताया जाता है हमारे मामा कौन है, माता पिता कौन है, भाई बहन कौन है, उसके बारे में पारिवारिक जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, कुछ ना कुछ सीखना ही सीखना अधिगम का मतलब होता है, ठीक है। अधिगम देखिए 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन के मैं आपको बता रहा हूँ। अधिगम 3 प्रकार से हो सकता है, औपचारिक अधिगम, अनौपचारिक अधिगम और गैर औपचारिक अधिगम। देखिए मैं हिंदी में ही आप लोगों को बताऊंगा, जो हिंदी वाले हैं तो वहाँ पे ये देख सकते हैं, रुक सकते हैं। जो औपचारिक अधिगम होता है वह अधिगम होता है जैसे स्कूल में जाना है आपको, अच्छा आपका 8 बजे का स्कूल है, आपको 2 बजे छुट्टी होती है, तो हम निश्चित समय में सब कुछ सीखते हैं, वो होता है औपचारिक अधिगम। स्कूल जैसे उदाहरण मान लीजिए। एक होता है अनौपचारिक अधिगम। अनौपचारिक अधिगम वो अधिगम होता है जो स्कूल जाके नहीं सिखाया जाता, जो हम क्या शुरू से सीखते हैं, जैसे घर बचपन से सीखते चले आ रहे हैं कि हमारे माता पिता कौन है, ये सब अधिगम, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है गैर औपचारिक अधिगम। गैर औपचारिक अधिगम में वो अधिगम है जो हमें फोर्स करके सिखाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा लेडीज़ों को सिलाई मशीन सीखने चली गई या फिर स्विमिंग पूल सीखने चले गए, ठीक है। लड़के क्या है पंचर बनाना सीख रहे हैं, तो ये गैर औपचारिक क्या अधिगम है। तो इतना आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? यदि कोई शिक्षक बनना चाहता है तो उसको क्या आवश्यकता होगी उसके लिए? तो उसको आवश्यकता होगी ऑप्शन नंबर सी, उसे विषय का सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। क्या विषय का ज्ञान हो तभी वो शिक्षक बन सकता है, वरना शिक्षक नहीं बन सकता। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य नहीं है। तो शिक्षण एक कला है, बिल्कुल गलत। शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है, न कि सिर्फ एक कला है, ठीक है। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जाता है, ये भी देखिए गलत। और कह रहा शिक्षक स्वभाव पैदाइशी होते हैं, शिक्षक पैदाइशी नहीं होते, इसी समाज में रह कर वो शिक्षक बनते हैं। तो यहाँ से डी इसका सही उत्तर हो। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षकों में से सबसे वांछनीय कौशल कौन सा है? तो सबसे वांछनीय कौशल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, शिक्षक द्वारा कही गई बात छात्र की समझ में आना सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे कही द्वारा बात अगर आपको समझ में आ रही है तो मेरी पूरी मेहनत क्या है वसूल हो गई, यानी कि मेरे एक अच्छा शिक्षक, समझ में आया? अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। तो इसका कह रहा है स्मृति स्तर, तो स्मृति स्तर का प्रस्तावक कौन है? ये इसके फाउंडर कौन है? तो स्मृति स्तर का जो प्रस्तावक है यहाँ से आप पहला नंबर यानी कि हार्बर्ट है। ग्रहण स्तर का मॉरिसस है और विचार स्थल का हंट है। तो ये यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा, एक का सामने सामने, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? तो शिक्षण के जो विभिन्न स्तरों का सही क्रम है, तो शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। ये यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 7वां नंबर हमारा। 7वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? तो कौन सा शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? तो शिक्षक क्या है? शिक्षक है। इसमें स्वतंत्र चर मतलब उसको बांधा नहीं जा सकता, तो शिक्षक है, ठीक है। अगले हमारा
निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? तो कौन सी विधि है जो प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? तो विकासात्मक और संश्लेषणात्मक विधि है, जो इनको जो हर एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो संपूर्ण से अंश की ओर इसका प्रतिपादन किसने किया था, और स्वाध्ययन का प्रतिपादन और भावना के विकास का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, इनके क्या सामने है पूरे। ठीक है, तो ए यहाँ से सही उत्तर हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। कौन सा शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? तो यह एक कला है, तो शिक्षण एक कला है, बिल्कुल सही है। शिक्षण एक विज्ञान है, तो बिल्कुल सही है। तो सी इसका सही उत्तर होगा। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? तो कौन सा क्रम है जो शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 1 2 3 तीनों स्तरों को दर्शाते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। ए यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? शिक्षण के स्तर है। अगला है निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सी मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? तो कौन सा परिवर्तन है जो आधुनिक रूप में मुख्य रूप से देखने को मिलता है? तो ये शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। यानी कि देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित का मतलब क्या है? ये मान लीजिए जैसे हमारे पास एक ये है, तो पहले क्या होता था, गुरुकुल वगैरह में क्या होता था, यहाँ पे एक शिक्षक होता था। ठीक है, और यहाँ क्या बैठे हैं? ये स्टूडेंट बैठे हैं, ये स्टूडेंट है, और ये बीच में शिक्षक होता था। तो टीचर ही सबको डिसाइड करता था क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। अब की पद्धति में क्या हो रहा है? अब की पद्धति में ऊपर से एक सिलेबस दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हर जगह ये पद्धति है। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पे सिलेबस है, यहाँ पे सिलेबस है और ये स्टूडेंट है, तो सिलेबस के अनुसार अब जो है टीचर को पढ़ाना पड़ता है, उसी कार्य समय अवधि में उस सिलेबस को पूरा करना पड़ता है। तो अब क्या हो? शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, यानी कि केंद्र में अब स्टूडेंट होता जा रहा है। अगला है जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंड्रागोजिकल पद्धति का उपयोग, यानी कि शब्द का प्रयोग किया, तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निर्देशात्मक छात्र उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताता है कि छात्रों को क्या अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? तो कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उपयुक्त सभी, विशिष्ट, ध्यान देना और मापने योग्य थे। डी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? तो गतिशील शिक्षण वातावरण के संबंध में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा के पर्याय वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? तो कौन सा स्तर है? तो कक्षा में वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी, चिंतनशील स्तर। देखिए, स्मृति स्तर ये है किसी टीचर ने पढ़ाया, अब हमें याद करना है। बोध स्तर, कितना हमें याद हुआ। चिंतनशील स्तर यानी कोई अगर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उस स्तर का उसमें खुला होना चाहिए कि उसमें कितने स्तर तक वो पूरा स्तर सोच सकता है, चिंतनशील कर सकता है। ठीक है, अगला है पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है? तो पाठ्यक्रम जो शब्द है, जैसे इंग्लिश में सिलेबस कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। ठीक है, अगला है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा। ए इसका सही उत्तर हो जाए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रयोग। क्या अनुप्रयोग करता है? तो बी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो जो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र उसका उच्चतम स्तर कौन सा है? तो उसका जो उच्चतम स्तर है ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन उसका उच्चतम स्तर है। बी, डी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? तो सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है
शिक्षक केंद्रित। ये यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची के 2 के साथ हमें क्या करना है, इसको अब हमें मिलान करना है। ठीक है, तो 22 का हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भौतिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। तो भौतिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा जो है होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो किसके, तो ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा। बी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल संबंधित है। तो कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। सी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। तो कौन सा उदाहरण किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए किया जा सकता है, किसी विशेष विषय का वर्णन करना। ए यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रयोग करना। क्या, प्रयोग करना, इसको सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। तो ये क्या कथन है, असत्य है। शिक्षा अलग है, एजुकेशन, और शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग। तो ये दोनों कथन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए कथन जो है असत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषता को दर्शाता है। तो कौन सा जो शिक्षण के क्षेत्र में विशेषता को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी अवधारणाओं को ज्ञान भी होना चाहिए और शिक्षण कौशल भी होना चाहिए, निर्णय लेने का कौशल भी होना चाहिए। अगला है, निम्न में से किस प्रकार का शिक्षण के व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण में सबसे अधिक अनुपयुक्त है। तो कौन किस प्रकार का है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं। तो कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं, तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी क्या है, अब जो अध्यापन के क्या है, टीचिंग मैक्सिमम के क्या सिद्धांत हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कौन से विकल्प विश्लेषण को अर्थ के में दर्शाते हैं। जो विश्लेषण को अर्थ में दर्शाते हैं, तो कौन से सिद्धांत हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही उत्तर होगा ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संगणक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, ए यहाँ से एकदम सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा प्रयुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी शिक्षण सिद्धांत प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण के द्वारा शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम विद्यार्थियों वाली कक्षा में कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए। तो कौन सा प्रयोग जो विकल्प है उसको प्रयोग में लाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कौन कौन से देखिए हैं, इसमें से पहला है अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना। हाँ देखिए, जो छात्र क्या है कमजोर, उस पर व्यक्तिगत ध्यान भी दे सकते हैं। अनुदेशन में छात्रों के बीच विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। तो डी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो एकल कारक है ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों के संबंधित करना। तो सी इसका सही उत्तर हो जाए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी प्रशिक्षण के संदर्भ में सही है। तो प्रभावी प्रशिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही, तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। ठीक है, सी। ठीक है, क्योंकि शिक्षक का काम ही होता है समझाना और सिखाना। अब क्या है, इनको क्या है, सूची को क्या करना है, मिलान करना है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा, हमारा इसका सही उत्तर होगा सी, यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, सी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसने कहा कि शिक्षा मानव निर्माण है, जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ये कथन किसका है, और आप लोग याद रखिए कथन भी पूछे जाते हैं। तो ये कथन किसका है,
तो ये कथन है हमारे ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद का, इन्होंने ये कथन दिया था। ठीक है, आपसे इतना भी कथन पूछ सकता है कि मानव शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र को निर्मित करती है। ये कथन मात्र किसका है? तो ये भी स्वामी विवेकानंद का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शिक्षा प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? तो कौन सी गतिविधियां जो है शिक्षा प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? तो उपयुक्त सभी उद्देश्यों का निरूपण करना, शिक्षण अनुदेश की योजना बनाना, छात्रों की रुचि में जानना। अगर कोई चीज़ है हम पहले कर रहे हैं तो सबसे पहले कि उसका उद्देश्य को निरूपण करना है कि हमें कितने में उद्देश्य में पढ़ाना है। ठीक है, फिर शिक्षण का अनुदेशन की योजना बनाना, फिर छात्रों की रुचि के बारे में जानना, यानी कि छात्रों की रुचि किस प्रकार से पढ़ने में है, क्या वो प्रोजेक्ट से अच्छा पढ़ लेते हैं, उनको किस प्रकार समझ में आता है, तो उसी प्रकार से उनको क्या करना, नियोजित करना। तो डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है? तो कौन से कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय हैं। ठीक है, सी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है? तो सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के व्यवहार एवं वांछनीय परिवर्तन। तो ए यहाँ से सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा से कारक शिक्षण दक्षता के मूल रूप से आवश्यक हैं? तो कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है? तो उपयुक्त सभी। ऐसे प्रश्न आपको उपयुक्त सभी, ए या बी दोनों, तो ऐसे में आप इसको लगा दिया करें। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, अच्छा संप्रेरक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत है। संप्रेरक का मतलब होता है कम्युनिकेटर, यानी कि कम्युनिकेशन, उसको संप्रेषक कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा जिसकी अच्छी लैंग्वेज है वो बताने में, जो आई कांटेक्ट करने से, वो कह रहा अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत है, वही अच्छा अध्यापक हो सकता है। तो यहाँ से हमारा जो प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर होगा। अगला है, एक सफल शिक्षक वही है जो, तो एक सफल शिक्षक वही है जो क्या है, वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, तभी तो शिक्षक होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहते हो तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? तो उसे कौन सा उपाय करना चाहिए अगर वो अपनी आय बढ़ाना चाहता है? तो पुस्तकें लिखना। क्या पुस्तकें लिखना है? तो अगर पुस्तकें उसकी क्या होगी, मार्केट पर सेल होगी, तो क्या अपनी आय बढ़ा सकता है। ठीक है, अगला है, एक प्रचार के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? यानी कि आप प्रचार हैं तो आप किस शिक्षक, जो आपके नीचे शिक्षक रहेंगे, उनको किस कार्य के लिए आप क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, यानी कि प्रोत्साहित करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के लिए। कौन कौन से? जैसे भारत और विदेश में सेमिनार सम्मेलन में भाग लेना, उसके लिए कहेंगे। और विषय की ज्ञान वृद्धि के लिए क्या, पाठ्यक्रम में भाग लेना। और दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना। इन सब के लिए आप कह सकते हैं एक क्या, उसके होने के नाते, आप एक प्रचार होने के नाते। अगला है, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मघात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर हमारा सी, छात्रों को पाठ्यक्रम गतिविधियों से में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके इसको बनाया जा सकता है। सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, एक शिक्षक अपने आपको एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह किसका सही उत्तर क्या होगा? यदि वह ऑप्शन नंबर बी, वह जो सिखाता है छात्रों का अर्थ समझने में सहायता करती है, तो एक प्रभावी संप्रेषक है, यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेटर है, यानी कि उसकी स्किल है जो कम्युनिकेशन की वो अच्छी है। तो यहाँ से सी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो पढ़ाता है अध्यापक, वो लोग छात्रों को एक ही बारे में समझ में आ जाता है। ठीक है, अगला है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तो शिक्षा का तात्पर्य ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह, कब अधिक प्रभावी बना सकता है? वही जब अधिक प्रभावी बना सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है? तो किस स्थिति में सहायक हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को कक्षा में
प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो, यानी कि कोई छात्र जो कमजोर हो तो डर के मत बैठे, वो भी प्रश्न पूछने की क्या करे, हिम्मत कर सके। ठीक है, अगला है उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछनीय परिणाम कौन सा है? तो सबसे वांछनीय परिणाम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि करना। तो बी यहाँ से सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकते हैं, यदि तो कब शक्तिशाली स्रोत हो सकती हैं? यदि तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम सामग्री दृष्टांत दर्शक है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है? तो सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है तो ऑप्शन नंबर सी, छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न। अगला है निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो कक्षा शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी क्या है, जिज्ञासु मन को विकसित करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा, छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कि, तो जो छात्र होते हैं कक्षा में उन टीचर को अधिक पसंद करते हैं जो कि, कौन सा गुण होता है? तो अधिक पसंद करते हैं जो विषय संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना इसकी भूमिका होती है। और यानी कि अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी, एक, तीसरा और चौथा, तो एक भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ठीक है, अगला है एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि, एक जो प्रभावी शिक्षक होता है टीचर होता है तो क्या सुनिश्चित करता है? वो सुनिश्चित करता है कि स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या सहपर संयोग की भावना उत्पन्न हो। डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है। प्रायः वह निम्नलिखित में से किससे अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा? तो किससे करना चाहेगा, यानी कि अनुशासन लागू करके या हंसी मजाक से, किसके साथ करना चाहेगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या व्यवहारिक बातें करेगा जिससे छात्रों का मन क्या है, कक्षा के बाहर होगा तो आ जाएगा कक्षा में, इसके बाद वो अपनी पाठ्यक्रम की चीजें शुरुआत कर सकता है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक निम्नलिखित में किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? तो किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर घनिष्ठ स्थापित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? यानी कि शिक्षण यानी कि टीचिंग की गुणवत्ता का उपयोग आकलन करने के लिए, उनका यानी कि देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए सबसे उपयुक्त जो मेथड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका, यानी कि कक्षा में छात्रों की पारंपरिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच करना। सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की क्या भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका न्यूनतम जो महत्वपूर्ण पहलू ऑप्शन नंबर ए, निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। ए यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए? तो कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए? वो ऑप्शन नंबर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छात्रों की निजी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी इसका सही उत्तर होगा। ये शिक्षक की मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, छात्रों की अपनी निजी लाइफ और निजी से संबंधित उनकी समस्याओं का हल करने, कक्षा में उनका हल नहीं करना चाहिए, बाकी बाहर उनका हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कक्षा में छात्रों की उन्हीं समस्याओं का हल करना चाहिए जो पठन पाठन से संबंधित हो, यानी कि जो एजुकेशन से संबंधित हो। अगला है निम्नलिखित में से गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो तार्किक क्रम में क्या क्रमबद्ध करना है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा।
तो इस प्रकार आएगा, तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा हमारा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को इंकित नहीं करता? तो कौन सा कथन है जो प्रभावी शिक्षण को इंकित नहीं करता? वो है ऑप्शन नंबर बी, एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है। तो त्रुटि ढूंढता है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में इसको किसकी त्रुटि मानना चाहिए? तो इसको किसकी त्रुटि मानना चाहिए? अगर कोई छात्र जो जो फेल हो गया तो इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। ये किसकी है? देखिए शिक्षक की है, देखिए शिक्षक ने तो पढ़ाया है, प्रधानाचार्य की है, ये छात्र स्वयं की, तो इस बात का कोई भी ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसे प्रश्नों को आप डी करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, एक शिक्षक छात्रों को ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में जो है शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए कदम अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करे और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार कर ले। ठीक है, अगर वो ध्यान अपने छात्रों का कक्षा में अपनी ओर ध्यान नहीं कर पा रहा है तो देखना चाहिए टीचर को कौन सी मेरी कमी है, कहाँ पर मेरी कमी है, और उसमें सुधार करना चाहिए उसको। ठीक है, अगला है, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है। तो एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य ऑप्शन नंबर बी, छात्रों का मार्गदर्शन करे और सीखने के लिए प्रेरित करे। तो बी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को निश्चित्रित करता है? तो कौन सा कथन है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के प्रति उदासीन रवैये को पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित। तो सी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है? तो कौन से कथन जो एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? डी, यानी कि सभी जो ऊपर दिए गए हैं जो सभी कथन क्या है शिक्षक में होने चाहिए, सभी गुण शिक्षक में होने चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक में के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, मतभेद के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना। ये क्या? एक अच्छा उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही, शिक्षक का ज्ञान। क्या? शिक्षक का ज्ञान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मिरम्बका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जा सकता है? तो किसको प्रतिपादक कहा जाता है? 74 नंबर का डी इसका सही उत्तर होगा, श्री अरविंदो को कहा जा सकता है। डी यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 75, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का अपना उत्तरदायित्व और कक्षा को समायोजित करने की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से उस उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? तो खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है अनुसंधान करना, यानी कि रिसर्च करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, टाइलर मॉडल के अनुसार निम्न में से पाठ्यक्रम के प्रमुख मुख्य घटक कौन से हैं? तो पाठ्यक्रम के मुख्य घटक हैं ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव, अनुभव का प्रभावी संगठन और लक्ष्य का सत्यापन। तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा हमारा। ठीक है, अगला है, अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अनुभवी जो शिक्षक होते हैं उनको एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्या है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं वो इनका संक्षिप्त रूप तैयार कर लेते हैं। तो डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है? तो कौन सा कथन है? तो ऑप्शन नंबर सी है, एक मित्र है, दार्शनिक है, मार्गदर्शक है और भांति व्यवहार करता है। तो सी इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से उन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच करने का अभाव। तो इसका बी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? बी इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ्य योजना के परिचयात्मक
अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? तो छात्रों से क्या अपेक्षा? ऑप्शन नंबर सी, छात्र जो है ध्यान आकर्षित करना, इसका अपेक्षा रहनी चाहिए। यानी कि जब हम पढ़ाएं तो आई कांटेक्ट रखें तो छात्रों का क्या है, ध्यान कक्षा में बना रहता है। अगला है, प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो एक शिक्षक की भूमिका ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का मार्गदर्शन करना इसकी भूमिका होनी चाहिए। उनका क्या करना? उनको गाइड करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो कौन सा शिक्षण जो है अधिगम का स्तर नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विभेदन स्तर। ठीक है, बाकी देखिए आपको मैंने पढ़ा था स्मृति स्तर है, बोध स्तर, चिंतन स्तर है, लेकिन विभेदन स्तर नहीं, तो ये यहाँ से गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण के विभिन्न ज्ञान क्षेत्र हैं, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय में अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, विचार आता है। क्या आता है? विचार आता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है? तो किसको प्रतिपादित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए इसका श्री अरविंदो को किया गया है। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? तो जो शिक्षा का स्तर है वो कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से उठाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी कि शिक्षण अधिगम की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, फिर इसके बाद शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान करना, इसके बाद है शिक्षण सामग्रियों में दक्षता। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा उत्तर होगा? सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है। तो एक शिक्षक का मूल कर्तव्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की बहुमुखी विकास में सहायता करना। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? तो कौन सी सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। तो डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, एक शिक्षक का शिक्षण संस्थान में समायोजित का प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित में से किसका बनता है? तो किसका बनता है? ये बनता है ऑप्शन नंबर सी, किसका बनता है? स्वयं शिक्षक का बनता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो इसका 91 का कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम पाठचर्चा एक संकलन है। तो ए इसका सही उत्तर होगा हमारा। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसे क्या विषय का ज्ञान, तभी तो वो शिक्षक कहलाएगा। अगला है, एक संसाधन शिक्षक के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम एवं गतिविधियां इसकी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चुनौती है। डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद शैक्षणिक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना है 1961 में हुई थी। कब? 1961 में हुई थी। ये यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा उपयुक्त क्रम में नहीं है? तो कौन सा उपयुक्त क्रम में नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य। क्या है? लक्ष्य। बाकी सब उपयुक्त क्रम में है। ठीक है, हमारा जो है अगला प्रश्न, बच्चे की सृजनात्मकता के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन सा है? तो इसके लिए सबसे बड़ा बाधक है ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक प्रेरणा का प्रदान करने में वयस्कों की असफलता। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शिष्य केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिष्य केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है शिष्यों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया वही था, पाठ्यक्रम के अनुसार क्या है पढ़ाया जाता है इसमें। ऑप्शन, अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो समुच्चयों का मिलान इस रूप में कीजिए कि वे वृद्धि एवं विकास के मनोविज्ञान की दृष्टि से सार्थक प्रतीत हों। तो इनका क्या करना है? मिलान करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, मूल पाठ्य चर्चा किस पर बल नहीं देती? तो मूल पाठ्य चर्चा किस पर बल नहीं देती? तो ये बल नहीं देती है ऑप्शन नंबर हमारा बी पर। क्या? ऑप्शन नंबर बी पर, समस्या समाधान पर। ठीक है,
ये बल नहीं देती। यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है उसमें कहीं भी ये नहीं रहता कि छात्रों की जो समस्याएं उनको सुलझाई, उसमें क्या पाठ्यक्रम पूरा लिखा रहता है। अगला है क्रियात्मक पाठ्य चर्चा के अधिगम में रुचि लेने रखने वाले पाठ्य चर्चा निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता है, तो किसकी समझ की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। अगला है मूल पाठ चर्चा में क्या होता है, तो मूल पाठ चर्चा में हमारा क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यता सीखें। ए इसका सही उत्तर होगा।